तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे वर्ल्ड मैपिंग के इस कोर्स में, विश्व मानचित्रीकरण के इस कोर्स में, जहां पर आज से हमें एक एक महाद्वीप का अध्ययन करना शुरू करना है, एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ना शुरू करना है। कोशिश यही रहेगी कि हर महाद्वीप 2 या 3 कक्षाओं में ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें हर एक डायमेंशन को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि छोड़ते हुए आगे जाना है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए, प्रोसेस वही रहेगी। एटलस सामने रखिए, क्लियर। उसके अलावा एक मैप को कल मैप बनाना भी सिखा दूंगा। 1-2 दिन के बाद हम मैप बनाना भी सीख जाएंगे कि साउथ अमेरिका का मैप किस तरीके से बनाया जाए, इसकी एक बेसिक ट्रिक क्या है, उस बात की चर्चा भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहना, बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, और जितनी बार भी मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ, तो हर कोई आंसर देना, तभी जाकर के मैप आपको याद होगा। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़, एक एक हिस्सा आपको याद हो जाएगा मैप का। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आप सभी लोग तैयार हैं? ऑल गुड, सभी लोग तैयार हैं? यस और नो में जवाब देंगे। चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं, अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि सर, ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थात इसके आयाम क्या क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसे 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले राजनीतिक अध्ययन अर्थात पॉलिटिकल स्टडी होगी। फिर हम भौतिक अध्ययन करेंगे अर्थात फिजिकल स्टडी करेंगे। और आखिरी में कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे, कुछ अदर फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सर, पॉलिटिकल में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो पॉलिटिकल में हम एक तो देशों के बारे में पढ़ते हैं, कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम राजधानियां पढ़ते हैं, हम कैपिटल पढ़ते हैं, हम इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। अर्थात अगर किसी महाद्वीप से भूमध्य रेखा जा रही है तो वो कहाँ कहाँ से जा रही है, कर्क रेखा जा रही है तो वो कहाँ कहाँ से जा रही है, और मकर रेखा जा रही है तो वो कहाँ कहाँ से होकर के जा रही है। और इसी के साथ साथ हम विशेषताओं को या तथ्यों को भी पढ़ते हैं, हम कुछ फैक्ट भी कवर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम चिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चिली 2 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। एक तो चिली दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला देश है। चिली जो है वो मैक्सिमम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वाली कंट्री है। और दूसरा, चिली तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ एक जगह है चिकीकामाटा करके, वो बहुत बड़ी खदान है वहाँ तांबे की। और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, अगर आपने देखा हो तो या तो वो क्षेत्र का नाम पूछ लेता है और सामने लिखा रहता है कि बताइए कौन सा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम राजनीतिक मानचित्र में करेंगे, हम पॉलिटिकल मैप में करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें भौतिक मानचित्र पढ़ना होगा, हमें फिजिकल मैप पढ़ना होगा। सर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पर्वतों की बात करेंगे, हम माउंटेन को डिस्कस करेंगे, हम पठार अर्थात प्लेटू की बात करेंगे, हम मरुस्थल की बात करेंगे, हम नदियों को डिस्कस करेंगे, हम रिवर की बात करेंगे, फिर हम झीलों की बात करेंगे, हम लेक को डिस्कस करेंगे, सागरों की बात करेंगे, कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन सी खाड़ियां हैं। तो सी, गल्फ और बे की बात होगी। हम द्वीपों की चर्चा करेंगे, आइलैंड की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जल संधियों की बात करेंगे, हम स्ट्रेट की बात करेंगे। अब देखने में आपको ये चीज़ें ज़्यादा लग रही होंगी, पर वास्तव में ये चीज़ें कम हैं। इसमें एक पॉइंट और भी आ जाता है, घास के मैदान अर्थात ग्रासलैंड। तो घास के मैदानों की चर्चा भी हम करेंगे। अब देखने में हो सकता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लगें कि सर इतने सारे पॉइंट पढ़ना है हमें। देखिए, पढ़ना तो साहब सब कुछ है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ मुख्य मुख्य पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे।
जैसे जब भी आप बात करते हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप की, तो यहाँ एंडीज का अध्ययन किया जाता है और कार्डिलेरा का अध्ययन किया जाता है। बस दो ही इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं। फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम ज्वालामुखी चोटियों की बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ वॉल्केनिक माउंटेन हैं। पठारों के सिर्फ नाम पता होना चाहिए, मरुस्थल के नाम पता होना चाहिए। तो देखने में ज़्यादा है लेकिन वास्तव में ये संख्या कम है। और आखिरी में दोस्तों हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ लें कि यह हिस्सा आपको पीडीएफ से पढ़ना होगा। यह हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं नोट्स के फॉर्म में आपको दे दूंगा कि 10-15 बिंदु जो भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आने की संभावना कम है एग्जाम में, लेकिन ठीक है कभी पूछ लिया तो कवर हो जाएगा। तो ये अन्य तथ्य आप पीडीएफ से देख करके पढ़ेंगे, इन सभी का अध्ययन आपको पीडीएफ से करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा मसला रहेगा, हमें दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करना है। हमें साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को स्टडी करना है। इसमें एक चीज और रह गई, इसमें खनिज भी आ जाएंगे, इसमें मिनरल भी आ जाएंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन सा खनिज पाया जाता है या कौन सी खदान बड़ी फेमस है। देखिए आपको यहीं से सवाल आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा मराकाइबो बंदरगाह से सवाल पूछा गया। तो वेनेजुएला में एक झील है, उस झील का नाम है मराकाइबो झील, और उसी झील के किनारे एक बंदरगाह शहर स्थित है जिसे मराकाइबो पोर्ट कहा जाता है। ये वो बंदरगाह है जहां से वेनेजुएला का सबसे ज्यादा तेल निर्यात किया जाता है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मराकाइबो बंदरगाह को तेल बंदरगाह या ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से जब ब्राजील में आप आएंगे तो यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक है साओ पोलो और दूसरा है रियो डी जेनेरियो। अब साओ पोलो के बारे में प्रश्न पूछा गया कि ब्राजील का कौन सा शहर है जिसे मकर रेखा दो भागों में बांटती है। तो साओ पोलो को मकर रेखा दो भागों में बांट देती है और ये कॉफी के लिए बड़ा फेमस है, और साओ पोलो अंदर है, और साओ पोलो का जो बंदरगाह है उसका नाम है सेंटोस। तो सेंटोस बंदरगाह जाना जाता है कॉफी के निर्यात के लिए, तो उसे कहवा बंदरगाह कहते हैं, कॉफी पोर्ट कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे, सारी बातों को नोट डाउन करेंगे, और फिर मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही जो आपको नोट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हैं दोस्तों, सारी बातें स्पष्ट हैं, जो भी बातें हमने कही क्लियर है, ऑल गुड। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक, अब सबसे पहले एक बार जरा आप दक्षिण अमेरिका के मानचित्र को देख लीजिए, एक बार जरा आप साउथ अमेरिका के मैप को देख लीजिए। तो ये विश्व में कुछ इस तरह दिखाई देता है साउथ अमेरिका का मैप। यहां आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, इस पूरे क्षेत्र में प्रशांत महासागर है, ठीक है, और यहाँ पनामा स्थल संधि के द्वारा, पनामा स्थमस के द्वारा ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक ड्रैक पैसेज है। तो ड्रैक पैसेज के द्वारा ये अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग होता है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट से अलग होता है, लेकिन ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बार हम कुछ बातों को रिकॉल करते हैं। सर कौन सी बातों को? आप ये बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम इस महाद्वीप के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा, हम जानते हैं कि सर क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 पर आता है एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 4 पर आता है साउथ अमेरिका। सर वहीं अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें, हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो ये दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 यूरोप, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 5 पर कौन आता है? साउथ अमेरिका आता है। फिर हमने एक और चर्चा की थी, हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को देखा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक ओवरव्यू लिया था। तो उसके हिसाब से अगर पूछा जाए कि ये किस भूमि का हिस्सा है, जवाब देंगे कमेंट में, ये किस एंशिएंट लैंड का हिस्सा है, तो सर ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
और ये जो अमेरिका नाम आया है, एक व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पुची, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ा है, या पूरे के पूरे शब्द में जो अमेरिका है वो अमेरिगो वेस्पुची के नाम से ही पढ़ा है। ये वाले पॉइंट आपको जरूर याद होंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। फिर एक और चीज, अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे के पूरे महाद्वीप को, तो एक बात जो आपको नजर आएगी कि ये लगभग त्रिभुजाकार है। अगर देखें तो लगभग कैसा है दोस्तों, ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर शेप में है। तो अगर इसके आकार की बात की जाए कि इसका शेप कैसा है, शेप, तो आप कहेंगे ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। कैसा शेप है? ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप है। ये लगभग त्रिभुजाकार है दोस्तों, ध्यान दें इस पे, ठीक है। ये लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। फिर एक और पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सर हमने पहले इस बात की भी चर्चा की है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देश कितने हैं, तो सर 12 यहां पर स्वतंत्र देश हैं और 2 यहां पर अधीनस्थ देश हैं। सर देयर आर 12 सोवरिन कंट्री एंड 2 सब ऑर्डिनेट कंट्री। अब कौन सी है उसकी चर्चा हम अभी कर रहे होंगे। फिर आपको याद होगा हमने इसके हाईएस्ट पॉइंट की चर्चा भी की थी कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अकांकागुआ है। और कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये देखिए यहां पर अकांकागुआ आता है अर्जेंटीना में। जवाब दे रहे होंगे सभी लोग। फिर हमने यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर को भी डिस्कस किया था कि सर इस क्षेत्र में यहाँ की सबसे लंबी नदी बहती है और इसे हम अमेजन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ के लोएस्ट पॉइंट को डिस्कस किया था कि ये जो जगह है यहाँ पर एक जगह है जिसे हम वाल्देस पेनिनसुला कहते हैं, वाल्देस प्रायद्वीप कहते हैं। तो इतने बिंदु में मान करके चल रहा हूं कि आप सभी लोगों को पता होंगे जो इसका बेस तैयार करेंगे, जो इसके बारे में सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान दीजिए, ये सभी चीजें आपको पता होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे दोस्तों हम और सारी चीजों को समझते जाएंगे। देखिए अब हमारा पहला मुद्दा, साउथ अमेरिका का पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर इसकी सीमाएं कहां पर हैं। अब जब भी कोई भी महाद्वीप आप पढ़ें, सबसे पहले उसकी बाउंड्री को चेक कीजिए, उसकी सीमाओं को आप देखिए, ध्यान दें। अगर आप साउथ अमेरिका में ये वाला मैप देखिए, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे और जिस तरह से मैं लिखूंगा बोर्ड पे उसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। अगर आप दक्षिण अमेरिका के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ये एक हमारी हैबिट बन जाएगी कि जब भी हम कोई नया महाद्वीप पढ़ेंगे हम उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया करेंगे सबसे पहले, ताकि हमें पता चले कि कहां पर है। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से लेकर के ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है नीचे तक, ये कौन सा महासागर है? सर ये अटलांटिक महासागर है। और पनामा खाड़ी से लेकर के नीचे आप आ जाइए टिएरा डेल फ्यूगो तक, तो ये पूरा कौन सा हिस्सा है? सर ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। ये तो ऊपर ऊपर से देख लिया, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसे कैरिबियन सागर कहा जाता है, जिसे कैरिबियन सी कहा जाता है। आपकी अटलस में भी दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें। तो कैरिबियन सागर किसका हिस्सा है? ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और विशेष तौर पर कहें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है। इसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे यहां कुछ छोटे छोटे क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देखिए ड्रैक पैसेज मिलेगा आपको, ड्रैक पैसेज। अब ड्रैक पैसेज मान के चलें कि एक प्रकार की जल संधि है जो 2 जलीय राशियों को जोड़ रही है और 2 स्थलीय राशियों को अलग कर रही है, ठीक है। यहां आप देखेंगे दोस्तों तो यहां आपको फॉकलैंड द्वीप समूह मिलेगा, यहां आपको फॉकलैंड आइलैंड मिलेगा जिस पर यूके का अधिकार है। इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो साउथ जॉर्जिया मिलेगा जिस पर भी यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। फिर आगे बढ़ें तो यहां ड्रैक पैसेज आपको मिल गया। ड्रैक पैसेज के बाद ऊपर की ओर जाएंगे तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, यहां पनामा की खाड़ी मिलेगी और ये पनामा स्थल संधि।
सर स्थल संधि का अर्थ क्या होता है? स्थमस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, स्थल संधि अर्थात स्थलों को मिलाने वाली। तो एक छोटा सा सकरा रास्ता होता है जो दो बड़े स्थल खंडों को मिलाता है और दो जल राशियों को अलग करता है। स्थमस बेसिकली एक बहुत नैरो पाथ है, लैंड मास है, जो कि दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करेगा और दो वाटर बॉडी को सेपरेट करेगा, जैसे पनामा स्थल संधि। तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रही है, मतलब दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ रही है। वहीं आप देखें तो ये कैरिबियन सागर और पनामा की खाड़ी को अलग कर रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और पनामा की जो खाड़ी है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग कर रही है, दोनों को सेपरेट कर रही है। तो अब हमारे पास एक मोटा मोटा खाका तैयार हो गया कि सर अगर हमें पहला पॉइंट लिखना है, मान लीजिए पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम दक्षिण अमेरिका की सीमाएं, आपके नोट्स भी इसी तरह बनने चाहिए, बाउंड्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। तो हम ऐसा बना सकते हैं सर, कुछ इस तरह से, सर हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं इस पूरे के पूरे मैप को कि यहां पर ओके सर हम इस तरह से बना सकते हैं कि यहां पर कौन सा सागर हो गया सर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा है सर, यहां हम लिख देंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन। यहां पर कौन सा द्वीप देखा था हमने सर, यहां हमने देखा था फॉकलैंड, फॉकलैंड, ठीक है। यहां पर कौन सा पैसेज है सर, यहां हमने एक पैसेज देखा था ड्रैक पैसेज, ड्रैक पैसेज, ठीक है। फिर ऊपर की ओर आएंगे, ये कौन सी खाड़ी है सर, ये है पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। और ये पूरा इलाका कौन सा है सर, ये पूरा इलाका है प्रशांत महासागर। ये पूरा इलाका कौन सा है, प्रशांत महासागर। और ये कौन सी स्थल संधि है सर, ये जो है ये है पनामा स्थल संधि, ये है पनामा स्थमस। अब आपका ये एक टॉपिक तैयार हो गया कि सर हमें कम से कम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सीमाएं पता हैं, हमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बाउंड्री पता है। उत्तर में जाएंगे तो कैरिबियन सागर मिलेगा, दक्षिण में आएंगे तो ड्रैक पैसेज मिलेगा, पूर्व में जाएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा और पश्चिम में आएंगे तो प्रशांत महासागर मिलेगा। सर अगर हम इसके उत्तर पश्चिम में जाएं, हम नॉर्थ वेस्ट में जाएं तो वहां पनामा स्थल संधि है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है, जबकि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। सर अगर हम इसके दक्षिणी हिस्से में आए या फिर हम कहें कि हम दक्षिण पूर्व में आए तो वहां फॉकलैंड द्वीप समूह मिलता है और फॉकलैंड के पूर्व में अगर यहां पर आप पहुंच जाएं तो सर यहां साउथ जॉर्जिया मिलता है, साउथ जॉर्जिया मिलता है जिस पर यूके का अधिकार है। मुझे बताइए क्या इतने मसले क्लियर हैं, दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ कि कहां पर कौन सी चीज है? यस और नो में जवाब दीजिए दोस्तों। यस देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से कि कमेंट ना करके पूरा फोकस पढ़ने पर करेंगे आप लोग। पता ये क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। सर ये तो क्लियर हो गया, सीमाएं क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखें, हमें कुछ दूसरे टॉपिक पर बात करना है, साउथ अमेरिका के दूसरे टॉपिक पर अब हम आएंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? दूसरा टॉपिक है सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक है साउथ अमेरिका का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन।
कुछ बहुत बेसिक बातें जो हमें साउथ अमेरिका के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे साउथ अमेरिका के उपनाम क्या क्या है, उपनाम क्या क्या है, इसे कौन कौन से अदर नेम से जाना जाता है, ये हमें डिस्कस करना है कि उपनाम क्या है। अब ध्यान देना, एक एक करके नामों को पढ़ना। सबसे पहले इसे एक नाम दिया जाता है पक्षियों का महाद्वीप। क्या नाम दिया जाता है? पक्षियों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। इवन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो पेरू से लेकर के यहाँ का इलाका आप देख रहे हैं चिली, इनका जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पक्षी बैठते हैं। और दोस्तों इतनी ज्यादा मात्रा में पक्षी आते हैं कि जो भी उनके द्वारा चीजें उत्सर्जित की जाती हैं, जो भी एक्सक्रीट किया जाता है, उसके मलबे में आप कह सकते हैं आप, या फिर आप उत्सर्जन कह सकते हैं कि उसमें फास्फेट और नाइट्रेट पाया जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र में फास्फेट और नाइट्रेट बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इतने ज्यादा पक्षियों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है कि वहां बड़ी मात्रा में फास्फेट और नाइट्रेट बन जाता है, जिसका इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छे किस्म का खाद बनता है, एक प्रकार का जैविक खाद बन जाता है। तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे सरीसृपों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सरीसृपों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसे रेप्टाइल कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ रेप्टाइल या रेप्टाइल कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है। आप लोगों को याद ही होगा, हमने पढ़ा था। तो इस क्षेत्र में भयंकर वर्षा होती है, बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल होती है और यहाँ बहुत घने जंगलों का विकास हुआ है और इन घने जंगलों को अमेजन के वर्षा वन कहा जाता है, अमेजन के रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इन्हीं वर्षा वनों में दोस्तों जो दलदली क्षेत्र होता है, नदियां होती हैं, वहां बहुत बड़ी मात्रा में रेप्टाइल पाए जाते हैं। एनाकोंडा फिल्म वगैरह आप देखे होंगे, उनकी अधिकांश जो कंसेप्ट लिया गया है वो इसी क्षेत्र से लिया गया है। बहुत भयंकर यहाँ सांप पाए जाते हैं। अगर आप कोई भी मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड देखें या कभी भी आपको लाइफ में समय मिले, एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई थी सोनी और बीबीसी ने मिलकर के, जिसका नाम था ब्लू प्लैनेट। आप ब्लू प्लैनेट जरूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। ये एक टीवी शो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले आया था। पूरी अर्थ का आपको गजब का डिस्क्रिप्शन जानने के लिए मिलेगा। तो इसे हम सरीसृपों का महाद्वीप भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसे एक और नाम दिया गया है, साउथ अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम सबसे आर्द्र महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे आर्द्र महाद्वीप, सबसे आर्द्र महाद्वीप, इंग्लिश में वेटेस्ट कॉन्टिनेंट। वेटेस्ट कॉन्टिनेंट क्या नाम दिया हमने? सबसे आर्द्र महाद्वीप। सर सबसे गीला महाद्वीप, सबसे भीगा हुआ महाद्वीप क्यों? कारण बड़ा साफ है कि इस महाद्वीप में एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा है और खास तौर पर इसका जब आप ये वाला हिस्सा देखते हैं, उत्तरी हिस्सा देखते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, यहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल होता है, जिस वजह से इसे आर्द्र महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसमें एक और नाम आता है, इसे नदियों का महाद्वीप भी कहते हैं, इसे नदियों का महाद्वीप भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ रिवर के नाम से जाना जाता है। इसी को हम वाष्पीकरण का महाद्वीप भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ एवेपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्यों? तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये 3 पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? सर जहां जहां भूमध्य रेखा गुजरती है वहां पर एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां औसत तापमान ज्यादा होता है, और जहां जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां वहां पर पानी वाष्प बन के ऊपर आएगा, वहां वहां पर वाटर का एवेपोरेशन होगा, और जहां जहां वाष्पीकरण होगा वहां संघनन की क्रिया होगी,
और वर्षा होगी। तो ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं कि अगर वाष्पीकरण ज्यादा है तो वर्षा भी ज्यादा होगी और इस क्षेत्र में नदियां भी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर रिवर्स भी बहुत बड़े अमाउंट में पाई जाती हैं। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? अब एक आखिरी शब्द आपको और समझना है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, और ये शब्द है कि इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पर, क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अब पहले यहां पर कुछ बात समझें कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो इसमें मध्य अमेरिका आता है, सेंट्रल अमेरिका इंग्लिश में कहेंगे। मध्य अमेरिका के अलावा इसमें मैक्सिको का हिस्सा आता है, मैक्सिको भी इसी में शामिल है। मैक्सिको के अलावा इसमें कैरिबियन द्वीप समूह आते हैं, कैरिबियन आइलैंड आते हैं, और पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका आता है, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका आता है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि अगर कोई भी आपसे कहे कि लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है, तो कम से कम आप उसे बता पाए कि मैक्सिको, उसके नीचे सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट में कैरिबियन आइलैंड, और फिर उसके साउथ में साउथ अमेरिका। ये सभी मिलकर के लैटिन अमेरिका बनाते हैं। कोई आपसे पूछे कि लैटिन अमेरिका क्या है, तो आप बता पाए कि साहब मैक्सिको, उसके दक्षिण में मध्य अमेरिका, उसके पूर्व में कैरिबियन द्वीप समूह, उसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। इन चारों को मिला करके लैटिन अमेरिका बनता है, चारों को जोड़ करके लैटिन अमेरिका बनाया जाता है। तो फिर वो आपसे एक और सवाल करेगा कि लैटिन अमेरिका नाम क्यों दिया गया है, क्यों हम इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अधिकांश लोग या तो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं या तो स्पेनिश भाषा बोलते हैं। कई क्षेत्र में फ्रेंच लैंग्वेज भी देखने के लिए मिलती है। और जिस तरह हिंदी जो भाषा है और हिंदी से जुड़ी हुई दूसरी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से निकली हैं, ठीक उसी तरह दोस्तों ये जो भाषाएं हैं जिसमें पोर्चुगीज आती है, स्पेनिश आती है और फ्रेंच आती है, ये सभी प्राचीन लैटिन भाषा से निकली हुई है। लैटिन एक बहुत पुरानी भाषा है जो रोमन एम्पायर में बोली जाती थी, तो वहां से ये भाषाएं निकली हैं। तो वो लोग दक्षिण अमेरिका आए, यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। जैसे भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी तरह मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका ये पुर्तगाल और स्पेन की कॉलोनी थे, पोर्चुगीज और स्पेन की टेरिटरी थे। तो यहाँ पर आज भी अधिकांश लोग इधर पोर्चुगीज बोलते हैं या फिर स्पेनिश बोलते हैं। यही रीजन है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए इसके उपनाम, ये हो गए अदर नेम। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूं लैटिन अमेरिका। ये देखिए दोस्तों, ये है लैटिन अमेरिका का मैप। इसमें मैक्सिको भी आ गया, इसमें ये जो हिस्सा है इस हिस्से को कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका, है ना, मध्य अमेरिका। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये कैरिबियन द्वीप समूह कहलाता है, जिसमें क्यूबा आता है, बहामास आता है, हैती आता है, जमाइका आता है, और फिर ये तो आप जान ही रहे हैं, इसी का अध्ययन हमें करना है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो मुझे बताएं पहले, क्या यहां तक कोई समस्या है आपको? यहां तक कोई भी दिक्कत? यस और नो आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है एडवोकेट तिवारी, नेहा, बात तो सही है आपकी कहीं ना कहीं। पहले आप मुझे बताएं, कोई डाउट है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए ठीक है। एक बार एमपी वाले दोस्त आप लोग बताइए, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? नो, ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। इसी तरह से आप नोट्स भी बनाते चलें तो ज़्यादा बेहतर है। सारी चीज़ें जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वही चीज़ें आप लोग भी लिखते चलें, तो नोट्स भी आपके साथ में तैयार होते जाएंगे। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय में ये पहला पॉइंट हमारा हो गया उपनाम। अब एक और चर्चा हमें करना है इस महाद्वीप के बारे में, इस कॉन्टिनेंट के बारे में, कि दोस्तों इस महाद्वीप में सामान्य परिचय के अंतर्गत था गोलार्ध कौन कौन से। सर ये किस गोलार्ध में आता है, ये किस हेमिस्फीयर में
आता है। अब आपको याद होगा, हमने पढ़ रखा है कि सर हमारी पृथ्वी में 4 गोलार्ध पाए जाते हैं, हमारे अर्थ में 4 हेमिस्फीयर है। एक जो भूमध्य रेखा इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और वहीं जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो इसे पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। तो हमें ये पता करना होगा कि क्या दक्षिण अमेरिका से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है, क्या दक्षिण अमेरिका से इक्वेटर गुजरती है। तो आइए एक बार मैप को देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा मैप यहां पर दिया गया है। अब इसमें आप देखें कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर इस तरह से जा रही है और ये दक्षिण अमेरिका से गुजर रही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्राइम मेरिडियन लाइन साउथ अमेरिका से जा रही है, जवाब होगा नहीं। तो अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें, लैटिट्यूड के हिसाब से देखें, तो हमें यह पता चलता है कि सर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है। सर दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो नदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। हालांकि एक बात आपको साफ साफ मैप देख के पता चल रही होगी कि इसका जो अधिकांश हिस्सा है, या मैं कहूँ रफली 90% जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही आएगा, वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही आएगा। कुछ छोटा सा हिस्सा है जिसमें फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सारे कुछ देश हैं जो ऊपर की ओर हैं, बाकी सभी देश दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो सर एक पॉइंट हमें समझ में आ गया जो हम यहां लिख देते हैं कि अक्षांश के हिसाब से, माफ कीजिए सर, अक्षांश के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में है, तो सर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब हमें देखना है कि देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर में। आइए चर्चा करते हैं पुराने मैप में। तो देखिए यहां से जा रही है प्राइम मेरिडियन लाइन, और प्राइम मेरिडियन लाइन अगर यहां से जा रही है तो हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पश्चिमी गोलार्ध है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, पूर्वी गोलार्ध है। तो किस गोलार्ध में आ रहा है, पर पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है, पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो यहां आप लिखेंगे कि सर देशांतर के हिसाब से यह पश्चिमी गोलार्ध में आता है, यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, गोलार्ध भी क्लियर हो गए। ओके, एक और पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है, जो यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वह ईसाई धर्म को मानती है, वह क्रिश्चियनिटी को मानती है। और ईसाई में भी 2 ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन ईसाई धर्म में 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक होते हैं कैथोलिक ईसाई धर्म और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म। तो यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं वो कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं, कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते हैं। कुछ देश ऐसे हैं, 2-4 देश ऐसे हैं जहां प्रोटेस्टेंट को माना जाता है, अन्यथा यहां पर अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म को ही मानती है। यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को ही मानती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य परिचय, ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। तो अब तक याद रखिए हमने 2 बिंदु कवर कर लिए हैं। पहला बिंदु हमने सीमाओं वाला कवर किया, हमने बाउंड्री की चर्चा कर ली, फिर सीमाओं के बाद दूसरा हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। और इस सामान्य परिचय में हमने उपनाम की चर्चा कर ली, हमने अदर नेम डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ हमने गोलार्ध की बात कर ली, हेमिस्फीयर की बात कर ली, और हेमिस्फीयर के अलावा हमने जनसंख्या की धार्मिक प्रवृत्ति को भी देखा, हमने पॉपुलेशन के रिलीजियस बिलीफ को भी स्टडी कर लिया। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। अगर ना कर पाए कोई चीज नोट डाउन तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन में ये सुविधा होती है कि अगर मैंने कोई चीज मिटा दी तो 2 मिनट आप बैक कीजिए, उसको पॉज कीजिए और लिख लीजिए। यहां तक कोई समस्या है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है?
ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार बताइए सभी लोग। रोमन कैथोलिक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे मानचित्र को देखना। अब हमें एक एक कंट्री को बनाना शुरू करना है, ठीक है। मैं ब्लैक और उसको याद कैसे होगा, आप पढ़ते जाएंगे, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और अभी जितने अच्छे से कहानी के रूप में मैं चीज़ें सुना रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप याद करते चले जाएंगे। चले, और मैं आपको रटवा दूंगा, परेशान मत होना। एक चीज है, मैं आपको सारी कंट्री सारी कैपिटल रटवा दूंगा यहाँ पर, ये मेरा आपसे वादा है। चले, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक की चर्चा हमें करना है। अगला जो टॉपिक है वो हमें देशों के बारे में पढ़ना है, हमें कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। एक सेकंड दीजिए बस। तो तीसरी हेडिंग आप लगाइए देश, तीसरी हेडिंग आप लगाइए देश। अब हम कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, अब हम देश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम तीसरे हेडिंग पर आ रहे हैं और हमारी तीसरी हेडिंग है हमें देश के बारे में पढ़ना है, हमें कंट्री के बारे में पढ़ना है। तो देखें, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझें कि यहां पर 12 संप्रभु देश हैं, 12 यहां पर संप्रभु देश हैं, 12 सोवरेन कंट्रीज, 12 संप्रभु देश। सर संप्रभु देश का मतलब क्या होता है? संप्रभु देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने सारे निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। जैसे भारत, भारत एक संप्रभु देश है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, क्योंकि भारत के ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं होता। भारत चाहे आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में जो भी निर्णय लेना चाहे वो सारे निर्णय खुद ले सकता है, उसे किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 यहां पर संप्रभु देश हैं और दो दो यहां पर अधीनस्थ देश हैं, दो यहां पर अधीनस्थ देश हैं, अर्थात दो यहां पर सब ऑर्डिनेट कंट्री हैं। सर कौन कौन सी हैं एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो दो में शामिल है, एक तो इसमें आता है दोस्तों फ्रेंच गुएना, फ्रेंच गुएना, और दूसरा आता है इसमें फॉकलैंड व दक्षिणी जॉर्जिया, फॉकलैंड व दक्षिणी जॉर्जिया। दोस्तों नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंच गुएना मतलब इस पर किसका अधिकार है? इस पर फ्रांस का अधिकार है, फ्रांस इसे रूल करता है। और फॉकलैंड और दक्षिणी जॉर्जिया पर ब्रिटेन का अधिकार है, यूके का अधिकार है। अब एक बार मैप देखिए, यहां पर देखेंगे फिर आप लोग अपनी एटलस में भी देखेंगे। ये वाला हिस्सा देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा फ्रेंच गुएना कहलाता है। दिस पार्ट इज नोन एज द फ्रेंच गुएना। और आप देखेंगे एटलस में लिखा होगा कि इस पर फ्रांस का अधिकार है, इस पर फ्रांस का अधिकार है। दूसरा यहां देखें तो यहां आपको फॉकलैंड मिलेगा यहां, और यहां आप जाएंगे तो यहां दक्षिणी जॉर्जिया मिलेगा, साउथ जॉर्जिया मिलेगा। और यहां लिखा होगा दोस्तों कि इस पर यूके का अधिकार है। और फॉकलैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। हाल ही में चीन और अर्जेंटीना दोनों ने मिलकर के ये क्लेम किया था कि फॉकलैंड का हिस्सा अर्जेंटीना को दिया जाना चाहिए। तो अर्जेंटीना लगातार ये डिमांड कर रहा है कि फॉकलैंड पर उसका अधिकार है, इसीलिए यह हिस्सा उसे मिलना चाहिए, ये वाला पार्ट उसके पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये मसला हो गया। इसके बाद एक और चीज आप समझें दोस्तों कि यहां का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहां जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा देश इंग्लिश में कहेंगे लार्जेस्ट कंट्री, वो है ब्राजील। और दिख भी रहा होगा आपको मैप में ब्राजील। ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये पूरा हिस्सा ब्राजील का है। और ब्राजील के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट करो, बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट करो, जितने भी देश दक्षिण अमेरिका में हैं
मुख्य भूमि में जितनी भी कंट्री साउथ अमेरिका में हैं, उसमें से एक इक्वाडोर को अलग कर दो और दूसरा आप चिली को अलग कर दो। बाकी ब्राजील की सीमा हर एक देश से लग रही है। देखो ध्यान से, फ्रेंच गुआना से भी लगेगी, सूरीनाम से भी लगेगी, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ पेरू, यहाँ बोलेविया, यहाँ परग्वे, यहाँ अर्जेंटीना, यहाँ उरुग्वे, हर एक देश से लग रही है सिवाय इक्वाडोर और चिली के। तो अगर ये प्रश्न कभी भी पूछ लिया जाए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है कि ब्राजील की सीमा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से लगती है, और फिर उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सर इक्वाडोर और चिली से नहीं लगती है, बाकी जितने भी ये देश हैं सभी से उसकी सीमा लगती है। तो बस ये 2 देशों को एलिमिनेट कर देना, बाकी देशों के हिसाब से आप आंसर दे देना, तो जवाब बन जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो ये वाला। अब अगला प्रश्न आता है, सबसे छोटा देश कौन सा है? सर स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी? सबसे छोटा देश स्मॉलेस्ट कंट्री। तो देखें, ब्राजील में फ्रेंच गुयाना के पश्चिम में एक देश है और इसका नाम है सूरीनेम। ठीक है, सरनेम नहीं है दोस्तों, सूरीनेम, सूरीनाम। ये यहाँ का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हो गया कि 12 देश हैं, 2 अधीनस्थ देश हैं, सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश सूरीनाम है। अब किसी भी महाद्वीप के बारे में आप पढ़ते हैं तो एक शब्द जरूर आपसे पूछा जाता है कि स्थलबद्ध देश कौन सा है? स्थलबद्ध देश कौन सा है? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन है, स्थलबद्ध देश कौन सा है, लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी है। तो पहले इस बात को समझें कि लैंड लॉक होने का मतलब क्या है, स्थलबद्ध होने का मतलब क्या है। बहुत सीधा सा मतलब है दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके पास अपनी समुद्री सीमा ना हो, जिसके पास अपना खुद का समुद्री बंदरगाह या समुद्री तट ना हो। एक ऐसा देश जिसके पास अपना समुद्री तट नहीं होता, उसे हम स्थलबद्ध देश कहते हैं। या एक ऐसा देश जिसके पास समुद्र का सीधा रास्ता नहीं है, वो स्थलबद्ध देश होगा। अब इस महाद्वीप में आप 2 देशों पर फोकस कीजिएगा जहां पर मैं आपको ले जा रहा हूं, ध्यान देंगे दोस्तों। एक देश देखिए बोलेविया, देखें ध्यान से, एटलस में भी देख सकते हैं आप, ये हो गया बोलेविया। अब आप मुझे बताइए, ये जो देश है बोलेविया, क्या इसका कोई भी हिस्सा महासागर से जुड़ रहा है? क्या कोई भी हिस्सा इसका ओशियन से जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है। अगर इसे महासागर तक पहुंचना है तो या तो ये पेरू का सहारा लेकर के महासागर पहुंचे, या फिर ये चिली का सहारा लेकर के महासागर पहुंचे। 2 पास के रास्ते यही हैं, बाकी और भी रास्ते निकाले जा सकते। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बोलेविया है वो कैसा देश है? तो बोलेविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थलबद्ध देश है। इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। क्लियर है? अब दूसरा यहां पर एक और देश आप देखें ध्यान से, एक और देश आप देखें ध्यान से, पराग्वे। ठीक है, दूसरा देश कौन सा है? पराग्वे। ये है पराग्वे। तो क्या पराग्वे की सीमा किसी से लग रही है? क्या पराग्वे की बाउंड्री किसी से टच कर रही है? नहीं कर रही है। तो पराग्वे की सीमा भी समुद्र से नहीं लग रही है, इसीलिए नंबर 1 पर तो हमारा बोलीविया था, लेकिन नंबर 2 पर कौन आएगा? सर नंबर 2 पर आएगा पराग्वे। ये 2 स्थलबद्ध देश हो गए, ये 2 लैंडलॉक कंट्री हो गई। तो हमने क्या क्या मसले चर्चा कर लिए दक्षिण अमेरिका में। अब रिपीट करेंगे मेरे साथ ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाएं। दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? सर 12 संप्रभु देश हैं और 2 यहां पर अधीनस्थ देश हैं। सर 12 सॉवरेन कंट्री है और 2 यहां पर सबऑर्डिनेट कंट्री है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। ब्राजील की सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके बाकी सभी से लगती है।
स्थलबद्ध देश कितने हैं, लैंड लॉक कंट्री कितनी है? सर 2 स्थलबद्ध देश हैं, एक है बोलिविया और एक है पराग्वे। बताइए, यहां तक बातें क्लियर है? अब आपको देशों के नाम याद करना है, अब कंट्री के नाम याद करना है और एक एक देश का नाम आपको याद होगा। तो बताइए, अगर यहां तक आप समझ में आ गया है तो मैं अगले हिस्से पर हूं। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, आंसर भी दे रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड दोस्तों। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? अच्छा, और परेशान मत होना, ये सब कुछ लिखा भी हुआ है। द्वीपों की संख्या अभी आवश्यक नहीं है और द्वीपों की संख्या कभी काउंट की भी नहीं जा सकती, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं। ओके, देखें यहाँ पर अलग अलग सवाल आते हैं आप लोग, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हर चीज मेंशन की गई है, हर चीज मेंशन है। ओके, आपको समस्या नहीं जाएगी बिल्कुल भी। चलिए, अब हम देशों की चर्चा करते हैं, अब हमें देशों के नाम याद करना है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल फोकस होके पढ़ें और 10 मिनट जैसा जैसा जहां जहां मैं आपको ले जाते जाऊं वहां वहां आप मेरे साथ चलते जाइए, ठीक है? अब बिल्कुल फोकस करके एक एक बिंदु को देखेंगे। हम शुरू करते हैं और एक एक देश को क्रम से पढ़ना शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस देश से जो कहां से जुड़ा हुआ है। तो सर, ये एक ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और इस देश का नाम क्या है? सर, ये पहला देश, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ध्यान से देख लो, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, सर ये पहला देश कौन सा है? फ्रेंच गुयाना। सिर्फ देशों के नाम। अब जैसे ही फ्रेंच गुयाना के पश्चिम में आओगे, वेस्ट में आओगे, तो यहां दूसरा देश मिलेगा। ये दूसरा देश कौन सा है? सूरीनाम। सूरीनाम कौन सा देश है दोस्तों? ये इस देश का नाम है सूरीनाम। सूरीनाम के जैसे ही पश्चिम में आओगे, यहां एक देश मिलेगा, इस देश का नाम क्या है? गुआना। क्या नाम है दोस्तों? गुआना। ठीक है, तो शुरू कहां से किया, यहां बनाते भी चलते हैं। सर सबसे पहले आया फ्रेंच गुयाना, सर उसके बाद आया सूरीनाम, सूरीनाम के बाद आया गुआना। कौन सा देश आया? गुआना। क्लियर है? याद करना है। उसके बाद देखो यहां एक बहुत बड़ा सा देश मिलेगा, यहां क्राइसिस आ गया था हाल ही में, और इस देश का नाम क्या है दोस्तों? इस देश का नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? दिख रहा होगा आपको सामने, सर ये देश है वेनेजुएला। अब पहले इन 4 देशों को ध्यान से देखो। फ्रेंच गुयाना जिस पर फ्रांस का अधिकार है, सूरीनाम, फिर गुआना और वेनेजुएला। अब मुझे यह बताओ, ये चारों किस महासागर से लगे हैं? तो आप कहोगे सर ये चारों जो है ना, ये अटलांटिक महासागर से लगे हैं, ये अटलांटिक ओशियन से लगे हैं। किससे लगे हैं? अटलांटिक महासागर से लगे हैं, अटलांटिक ओशियन से लगे हैं। तो अब जब हम इनकी राजधानियां पढ़ें, चाहे हम इनके बंदरगाह पढ़ें, तो इन चारों, अब कॉमन सेंस लगाना कि चाहे इन चारों की कैपिटल की बात हो, चाहे इन चारों के बंदरगाहों की बात हो, कॉमन सेंस पर भी ये बता पाओगे कि ये किससे जुड़ते होंगे? अटलांटिक महासागर से जुड़ते होंगे, अटलांटिक ओशियन से जुड़ते होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा देश है, अनोखा सा देश है। जो अगला देश हम ध्यान दे रहे हैं, इस देश का नाम है कोलंबिया। सर अनोखा क्यों बोल रहे हो उसको? ध्यान दो, अभी आपको पता पड़ेगा। ये देश कौन सा है? ये देश है कोलंबिया। कोलंबिया की खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, दूसरा हिस्सा प्रशांत महासागर से जुड़ता है, और यही वो देश है जहां से पनामा स्थल संधि पर आप पहुंच सकते हैं, जहां पर पनामा स्थमस से आप पहुंच सकते हैं। तो प्रश्न पूछेगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उस देश का नाम बताइए जिसकी सीमाएं अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों को छूती हैं। तो क्या जवाब होगा? कोलंबिया। सर एक हिस्सा जो है कैरिबियन सागर से जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा पनामा की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और जो पनामा की खाड़ी है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। एक और प्रश्न तैयार हो गया, यहां से चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, तो कितने देश हो गए? सर 5 देश तो याद हो गए। एक बार रिपीट कर लो। सर यहां से शुरू किया था फ्रेंच गुयाना, सर उसके बाद आया सूरीनाम, उसके बाद आया गुआना, फिर वेनेजुएला और फिर कोलंबिया। ठीक है, अब मुड़ना शुरू होंगे आप लोग। कोलंबिया के बाद ये देखिए, यहां एक देश मिलेगा आपको जिस देश से भूमध्य रेखा जाती है, और इस देश का नाम है इक्वाडोर।
इसका नाम इक्वाडोर इक्वेटर के आधार पर ही पड़ा है। तो अब किस महासागर में आ गए आप? सर यहां से तो हम प्रशांत महासागर में आ चुके हैं, हम पैसिफिक ओशियन में आ चुके हैं। तो अब जो देश मिलेंगे उनकी सीमाएं प्रशांत महासागर को छुएंगी, पैसिफिक ओशियन को छुएंगी। ध्यान दें, इक्वाडोर के बाद यहां देखिए एक देश आपको मिलेगा और इस देश का नाम क्या है? पेरू। इस देश का नाम क्या है दोस्तों? इस देश का नाम है पेरू। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां एक देश मिलेगा बिल्कुल मिर्ची की आकृति का, जिसका दक्षिणी हिस्सा बहुत टूटा फूटा है, बहुत टूटा फूटा है। यह एक द्वीप भी है, टिएरा डेल फ्यूगो, जिस पर दो देशों का अधिकार है। ये देखो इस तरीके का एक देश है दोस्तों, और इस देश का नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। किससे जुड़ा हुआ है? सर प्रशांत महासागर से जुड़ा है, पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कितने देश हो गए? सर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला। इसके बाद अगला था कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के बाद सर इक्वाडोर हम आ गए, इक्वाडोर के बाद हम पेरू आ गए, पेरू के बाद हम चिली आ गए। और यहां से क्या शुरू हो गया था? सर यहां से कोलंबिया के इस हिस्से से अब प्रशांत महासागर शुरू हो गया, पैसिफिक ओशियन शुरू हो गया। ठीक है, कोलंबिया सर प्रशांत में भी है और अटलांटिक में भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद ये देश देखिए यहां पर, अगेन ये बड़ी सी कंट्री जहां से लियोनेल मेसी आते हैं। इस देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। कहां पर है अर्जेंटीना? तो आप कहेंगे अब अटलांटिक महासागर आ चुके हैं, दोबारा से अटलांटिक ओशियन शुरू हो जाएगा। तो चिली के बाद आप कहां पहुंच गए? सर चिली के बाद हम अगला देश आ गए अर्जेंटीना। कौन सा देश आ गए? अर्जेंटीना आ गए। अर्जेंटीना के जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे यहां एक देश मिलेगा और इस देश का नाम है उरुग्वे। क्या नाम है दोस्तों? इस कंट्री का नाम है उरुग्वे। कंफ्यूज नहीं होंगे, पराग्वे अलग है, पराग्वे तो लैंडलॉक है, तो यहां तो आ ही नहीं सकता उरुग्वे। और यहां आप ध्यान से देखना, ये बीच में जो जगह है ना, जब एटलस में आप देखोगे तो यहां लिखा होगा रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा, जिसके के दोनों ओर इसकी राजधानियां हैं। एक तरफ है ब्यूनस आयर्स और दूसरी ओर उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडो। अब उरुग्वे के आगे जैसे ही आप चलेंगे तो आप एक बहुत बड़े से देश में पहुंच जाएंगे, और इस बड़े से देश का नाम क्या है? ब्राजील। किससे जुड़ा हुआ है? पूरी तरह से अटलांटिक महासागर। आप कहां पहुंच गए? ब्राजील पहुंच गए। और बीच में दो लैंडलॉक कंट्री हैं, एक है बोलेविया और एक है पराग्वे। तो इस तरह से टोटल आपके 12 देश हो जाएंगे, 12 कंट्री हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार, क्योंकि अब मैं ब्लैंक मैप निकालूंगा और नंबर डाल के आपसे पूछूंगा कौन सा देश कौन सा। तो तैयार हैं आप लोग, सब लोग? ओके, देशों के नाम पहले याद होना चाहिए, कंट्रीज के पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे सर याद कैसे होंगे? याद हो गए हैं आपको, अब मान के चलिए आपको याद हो चुके हैं। इतने आसान देश हैं दोस्तों, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, इजीली आपको याद हो गए हैं। चलो अब कैसे याद नहीं, अभी भी नहीं हुए सर, अभी भी हमें याद नहीं हुए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार कौन सा देश कहां पर है। अब मैं यहां पर नंबर लिखूंगा और आपको बताना है कि साहब इस देश का नाम कौन सा है, कौन सी कंट्री है। तैयार हैं आप लोग ऑलरेडी? चलो ध्यान दो, अब मैं आपके कमेंट के लिए फोन हाथ में ले रहा हूं तो जवाब देंगे। नंबर 1 कौन सा देश है ये? जवाब दो। नंबर 1 कौन सा देश है? आंसर कीजिए। तेरह कंट्री हो गई और एक आपका फॉकलैंड। ठीक है, अरे नहीं भैया, फ्रेंच गुयाना तो ये था ना मेरे दोस्त, ये तो सूरी नाम होगा। कौन सा देश होगा ये? सूरी नाम होगा। फ्रेंच गुयाना तो इसके बाजू में है। कौन सा देश होगा ये? सूरी नाम होगा। बहुत बढ़िया। नंबर 2 कौन सा देश है ये, जहां पर नंबर 2 लिखा है मैंने? रियो डी ला प्लाटा। कौन सा देश है नंबर 2? फ्रेंच गुयाना नहीं होगा। उरुग्वे। वेरी गुड सर, इस देश का नाम है उरुग्वे। ठीक है, इस देश का नाम क्या है सर? इस देश का नाम है उरुग्वे। बहुत अच्छे। नंबर 3 कौन सा देश है?
बताइए आप लोग, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। नंबर 3 कौन सा देश है? अभी भी कुछ फ्रेंच गुयाना करे जा रहे हैं। फ्रेंच गुयाना ये है, ये है फ्रेंच गुयाना। उसके बाजू में सूरीनाम था वो। ठीक है, बहुत, हाँ आ गया आंसर सर, ये पेरू है, पेरू। ठीक है, बहुत अच्छे। नंबर 4 कौन सा देश है ये? नंबर 4 जिस पर हमने लिखा है। नंबर 4 कौन सा देश है? और तट याद रखना कि सबकी सीमाएं किसको जुड़ती हैं, प्रशांत महासागर को जुड़ती हैं कि अटलांटिक महासागर को जुड़ती हैं? कौन सा देश है? बहुत अच्छे, जवाब आने लग रहा है सर, ये वेनेजुएला है। सर ये वेनेजुएला है, और यहीं पर हमने देखा था कि यहां है सर मराकाइबो, मराकाइबो झील, मराकाइबो बंदरगाह। बता दीजिए भैया, नंबर 5 कौन सा देश है ये? नंबर 5 एमपीपीएससी वाले दोस्तों, नंबर 5 कौन सा देश है? बहुत अच्छे सर, ये अर्जेंटीना है, जहां से लियोनल मेसी आता है। नंबर 6 कौन सा देश है ये? नंबर 6, नंबर 6 आइडेंटिफाई द कंट्री। 6वें नंबर का देश बताइए भैया। पीयूष, रितिका, सपना, ओके बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये बोलिविया है, और ये कैसा देश है? ये कैसा देश है दोस्तों? आंसर करो जल्दी से, याद है आपको, बिलीव करो अपने आप पे, ट्रस्ट करो। कैसा देश है ये? सर यह एक स्थलबद्ध देश है, यह एक लैंडलॉक कंट्री। कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है, यह एक लैंडलॉक कंट्री है। तो अब एक की चर्चा हो गई है तो दूसरी की चर्चा भी कर लेते हैं। ये भी बता दो कौन सा देश है। नंबर 7, नंबर 7 भी बता दो आप लोग, लगे हाथ। नंबर 7 कौन सा देश है? देख करके बताओ, बोलिविया के नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सर, ये पराग्वे है। और बोलिविया और पराग्वे जो है ना सर, ये लैंडलॉक कंट्री है, ये स्थलबद्ध देश है। ये बता दो यार, ये थोड़ा मुश्किल है, ये बता दिए तो मजा आ जाएगा। मैं आपके घर पे हलवा पूड़ी खाने आऊंगा। आज हमारे घर हलवा पूड़ी बन रही है। वैसे हलवा पूड़ी खाते हो आप लोग? हलवा पूड़ी रोज नहीं खाना, कभी भी खाना चाहिए। ओके, ये वाला देश बताओ, यूपी वाले दोस्तों। बहुत बढ़िया सर, ये इक्वाडोर है। कौन सा देश है ये? इक्वाडोर है, बहुत अच्छे। कौन सा देश हो गया ये? इक्वाडोर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ हमने विशेष पढ़ा था। नंबर 9, नंबर 9 कौन सा देश है ये? राजदीप, साक्षी, नेहा, आकांक्षा, निधि, ओके कौन सा देश है ये? कोलंबिया। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर इसका एक हिस्सा अटलांटिक ओशियन से जुड़ता है, दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशियन से जुड़ता है, और पनामा स्थल संधि जाने का रास्ता भी यहीं से निकलता है सर। बहुत बढ़िया। ये वाला देश बता दीजिए, नंबर 10 मिर्ची के आकार का देश। कौन सा देश है? जल्दी आंसर करो। नंबर 10 कौन सा देश है दोस्तों ये? चिली। बहुत बढ़िया सर, मिर्च के आकार का ही है, समझ में आ रहा सर, मैं रोज खाता हूं मिर्ची सर। चिली, ठीक है, चिली हो गया। ये बता दो भैया, नंबर 11, नंबर 11 कौन सा देश है? नंबर 11 बताइए एक बार। मिर्ची बना के विद्या है, मतलब चालू हो भैया तुम लोग, मस्त। सोशल मीडिया के जमाने में आधुनिक लोगों से पढ़ाने का फायदा, इमोजीज बहुत भेजते हैं आप लोग, ठीक है। चलो, ये कौन सा देश है? बहुत बढ़िया सर, ये गुआना है, ये गुआना है। दिख रहा होगा, बड़का सा देश। कौन सा देश है ये? बता दीजिए एक बार, कौन सी कंट्री है? सर ये तो सामने ही दिख रहा है, ब्राजील। अब मुझे बताओ, याद हुए कि नहीं? एक एक चीज मैंने कहा ना, एक एक चीज, कैपिटल, कंट्री, सब कुछ याद होगा बस अगर पढ़ लिया अच्छे से, प्रोसेस फॉलो कर ली। ठीक है, जैसे आज पढ़ा है ना, कमेंट ना करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने से एक एक चीज याद हो जाएगी। याद हो गया आपको? तो ये आपके पूरे 13 देश हो गए। 14वां यहां पर है, ठीक है, फॉकलैंड। ये 13वां था फ्रेंच गुयाना, ठीक है, 13वां कौन सा था? फ्रेंच गुयाना। बताइए, क्लियर है? ऑल गुड।
आगे बढ़ा जाए फिर। ये हो गए पूरे आपके देश के नाम। ओके, अब ध्यान दो भैया, तो ये भी याद कर लिया। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। एक बार और रिवाइज करेंगे, अभी 2-3 बार रिवाइज होना है, घूमना है, यही तो घूमना है हमें। आज, कल और शायद परसों 3 दिन हम यही घूम रहे होंगे, 3 दिन हमें यहीं यहीं के चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक। तो परेशान नहीं होंगे, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आप बाद में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया और पराग्वे, ये सब कुछ मिल जाएगा। चलें अब आगे चर्चा करते हैं जरा। एक सेकेंड दीजिए बस, मुझे 1 मिनट दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो गया है पीपीटी में। 1 मिनट दीजिएगा। चलो 1 मिनट रुक जाओ, इसको शुरू करते हैं। चले अब हमें अगली हेडिंग लगानी है। हमारी कितनी हेडिंग हो गई है? 3 हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी चौथी हेडिंग लगाएंगे हम, अबाउट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। चौथे हिस्से पर आ गए दोस्तों, हम ध्यान देंगे। और चौथा हमारा हिस्सा जो है वो है भूमध्य रेखा, रेखा एवं मकर रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। देखो, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या यहां से कर्क रेखा गुजरती है? क्या यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? नहीं सर, कर्क रेखा यहां से नहीं गुजरती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से नहीं गुजरती, क्योंकि ऑलरेडी हमें यह पता है, हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि यहां से 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है और दूसरा मकर रेखा यहां से गुजरती है। तो अब ध्यान देंगे और अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि भूमध्य रेखा कहां से गुजर रही है, इक्वेटर कहां से गुजर रही है। तो आपको देखने मिलेगा कि सर इक्वेटर इक्वाडोर से जा रही है, सर थोड़ा सा हिस्सा कोलंबिया का भी लेते हुए जा रही है, और तीसरा ये ब्राजील से गुजर रही है, और ये अमेजन नदी के मुहाने से भी जाती है। तो अगर आप इक्वेटर को फॉलो करो ध्यान से इस तरह, तो इस तरह से इक्वेटर आगे बढ़ती है। ये 3 देशों से होकर के जाती है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? सर इक्वाडोर से होकर के जाती है, कोलंबिया से होकर के जाती है और ब्राजील से होकर के जाती है। ECB इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो यहां आएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो फिलहाल यहां पर ECB अलग है, यहां ECB का मतलब है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। सर ये तो हम जानते हैं, ये आप दोबारा क्यों बता रहे हो? अब ध्यान देना, दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाना। ऑब्जर्वेशन ये लगाओ देख करके, यहां ध्यान से, बहुत ध्यान से ये पता करो आप लोग कि दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं जो उत्तरी गोलार्ध में हैं, जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, कौन कौन से देश हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और वो कौन कौन सी कंट्री हैं जो दोनों गोलार्धों में हैं, जो बोथ दी हेमिस्फीयर में है। जवाब दे पाएंगे आप लोग? याद कीजिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि सर इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होगा और इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यही है ऑब्जर्वेशन। कई बार हमें लगता है कि यार ये कैसा सवाल पूछ लिया, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन वाला सवाल था जिस पर हमें ध्यान देना था। तो अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। जवाब देना दोस्तों, तैयार हैं आप लोग? आप मुझे जवाब दें, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बोलेविया है ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है? क्या मैं ये कह सकता हूं? अगर मैं आपसे कहूं कि बोलेविया पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, बोलेविया इज अ कंट्री विच इज कंप्लीटली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, सही होगा या गलत? नहीं सर, ये पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है सर। जो बोलेविया है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि ये इक्वेटर के नीचे आता है, इक्वेटर के नीचे आता है। तो चलो देखते हैं पहले इक्वेटर के ऊपर क्या क्या आता है। तो ध्यान दें, पहला एक देश आपको यहां दिखेगा फ्रेंच गुयाना।
क्या ये इक्वेटर के ऊपर है? सर बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है। दूसरा देश सूरीनाम, क्या ये इक्वेटर के ऊपर है? बिल्कुल है सर। तीसरा देश गुआना और चौथा देश वेनेजुएला। सर ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है सर। सर दे आर कंप्लीटली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। तो लिख लेंगे यहां पर। पहला देश कौन सा है? फ्रेंच गुयाना। दूसरा देश कौन सा है? सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। तीसरा देश कौन सा है? गुआना। इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त ध्यान देना, दोनों गुआना की स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? सर चौथे नंबर पर है वेनेजुएला। चौथे नंबर पर कौन सा है? वेनेजुएला। दे आर कंप्लीटली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर पर ध्यान दीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या है। तो अब देखो भैया, कोलंबिया, मैं आपसे पूछूंगा क्या कोलंबिया दक्षिणी गोलार्ध में है? क्या कोलंबिया सदर्न हेमिस्फीयर में है? यस और नो में जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मैं कमेंट देख रहा हूं आपको। क्या कोलंबिया? नहीं सर। क्यों सर? क्यों नहीं है? है तो यस सर। सर लेकिन एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में भी तो है, तो कोलंबिया इसमें नहीं आएगा सर। कोलंबिया कहां आएगा? सर कोलंबिया दोनों गोलार्धों में आएगा। कोलंबिया किस में आएगा? सर ये दोनों गोलार्धों में आएगा, ठीक है, ओके। दूसरा, क्या इक्वाडोर दक्षिणी गोलार्ध में है? क्या इक्वाडोर सदर्न हेमिस्फीयर में है? देखो एक बार ध्यान से, क्या इक्वाडोर सदर्न हेमिस्फीयर में है? नहीं सर। यहां से इक्वेटर बीच में से जा रही है, इसलिए ये भी दोनों गोलार्धों में आएगा सर, ये भी दोनों गोलार्धों में आएगा। तीसरा, पेरू। पेरू कहां है दोस्त? वेयर इज पेरू? पेरू किस हेमिस्फीयर में? उत्तरी या दक्षिणी? नदर्न या सदर्न? नदर्न या सदर्न? कहां पर आएगा पेरू? तो सर पेरू से इक्वेटर तो गुजर नहीं रही है, तो ये निचले हिस्से में है, इसीलिए सर जो पेरू है ये कहां पर आएगा? सर पेरू दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। इट विल कम इनटू द सदर्न हेमिस्फीयर। किसमें आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। चिली दिख रहा है आपको? आप ही लोग बताओगे चिली कहां है? सर इक्वेटर से तो बहुत नीचे है सर, बहुत ही नीचे है, तो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में होगी चिली। अगर मैं फिर आपसे पूछूं अर्जेंटीना, सर बहुत नीचे है सर, अर्जेंटीना भी यहीं आएगा। फिर अर्जेंटीना के बाद इफ आई आस्क उरुग्वे, उरुग्वे सर ये भी यहीं आएगा, उरुग्वे भी यहीं आएगा। फिर मैं आपसे पूछूं पराग्वे, लैंडलॉक कंट्री, सर ये भी यहीं आएगा, पराग्वे। और बोलीविया, सर बोलीविया भी यहीं आएगा, सर बोलीविया भी यहीं आएगा। क्लियर? ये किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। ब्राजील, ब्राजील आप मुझे बताओ कहां पर रखना चाहिए ब्राजील? आप मुझे बताइए ब्राजील कहां पर रखें? आंसर करो, आप ही लोगों को आंसर देना है। गौतम, बिट्टू, हीना, दीपक, निधि, अंकिता, कहां पर रखें हम ब्राजील को? बहुत बढ़िया सर, ब्राजील को हम दोनों गोलार्धों में रखेंगे। कहां रखेंगे? हम दोनों गोलार्धों में रखेंगे, हम दोनों ही हेमिस्फीयर में रखेंगे। अब देखो यहीं से ना एक लॉजिक भी डेवलप करो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रेंच गुयाना, ध्यान देना स्टेटमेंट पर, अगर मैं आपसे कहूं कि सूरीनाम की राजधानी उत्तरी गोलार्ध में है, या सूरीनाम की राजधानी विषुवत रेखा के उत्तर में है, द कैपिटल ऑफ सूरीनाम इज सिचुएटेड ऑन दी सिचुएटेड टू नॉर्थ टू इक्वेटर, सही होगा या गलत? स्टेटमेंट बना दिया मैंने। आपने नहीं पढ़ा, आपको तो यह भी नहीं पता कि सूरीनाम की राजधानी क्या है, यह भी नहीं पता आपको, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया कि सूरीनाम की जो राजधानी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। सही होगा या गलत होगा? सही होगा या गलत होगा? सर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें पता ही है कि सर पूरा देश ही उत्तर गोलार्ध में है, तो राजधानी देश के अंदर ही होती है सर, इसलिए वो भी उत्तरी गोलार्ध में हो। ये होता है आप नॉलेज को सिंक करते हैं, दूसरी चीजों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि चीजें आपको समझ में आने लगे कि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और मैं इस तरह से जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया भूमध्य रेखा के बारे में।
अब यही चर्चा हम कर लेते हैं मकर रेखा के बारे में। समझ में आ रहा है ना, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको मैप पढ़ने का कि ठीक है सर, ये इस तरीके से भी हम मैप को देख सकते हैं और इस तरह से हम चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री का सदर्न लैटिट्यूड। ध्यान दें एक बार, मकर रेखा कहां से जा रही है, फॉलो करें दोस्तों, फॉलो करें मकर रेखा को। ये देखिए, ओके, कितने देश हो गए सर? सबसे पहला जो देश हमें यहां दिख रहा है, इस देश का नाम है चिली। कौन सा देश है सर? चिली। चिली दिख रहा है हमें। चिली के बाद दूसरा देश सर हमें दिख रहा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दिख रहा है सर। अर्जेंटीना के बाद तीसरा देश दिख रहा है पराग्वे, और चौथा देश दिख रहा है ब्राजील। CAPB, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। इसमें से पराग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है, जबकि बाकी तीनों समुद्र से सीमा साझा करती हैं, बाकी तीनों ओशियन से बाउंड्री टच करती। क्लियर है दोस्तों? तो अब ये आपको अपने नोट्स में लिख लेना है ये सारी बातें। ये देखिए, यहां पर भी जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं तो यहां लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन बाकी चीजें मैंने क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दी हैं, क्योंकि अगर सारी चीजें मैं PDF में दे दूंगा तो फिर आपको समस्या आएगी, आप क्या मेहनत करोगे। तो यहां मैंने 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं और तीनों को हमने यहां डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह के नोट्स आपको दिए गए हैं, एक बार उसको ध्यान से देखिए, फिर हम अगले हिस्से पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 पॉइंट पढ़ लिए हमने साउथ अमेरिका के बारे में। अब हमें 5वें टॉपिक पर बात करनी है। हमें 5वें टॉपिक पर बात करनी है और हेडिंग आप डालेंगे देश, राजधानियां और प्रमुख तथ्य। ये ही टॉपिक है जो कल और चलेगा और राजनीतिक मानचित्र पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब अगली हेडिंग आप लगाएंगे। 5वां जो टॉपिक आपको लगाना है, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों, ध्यान देंगे, पांचवी हेडिंग आप लगाएंगे देश, राजधानी व तथ्य। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी। कंट्री, कैपिटल, कैपिटल एंड फैक्ट्स। अब आप एक काम करो, नोट्स कैसे बनाना वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नोट्स के लिए आप एक टेबल बनाओ, इस तरह से एक टेबल बना लो। 4-5 पेज में बनेगी ये टेबल। इसका पहला कॉलम छोटा रखना, चौड़ा मत करना ज्यादा। दूसरा कॉलम भी बिल्कुल छोटा रखना, चौड़ा मत करना ज्यादा। और तीसरा कॉलम बहुत बड़ा कर दो और यहां से लाइन खींच। यहां पर आप लिख दो देश, कंट्री, यहां लिख दो राजधानी, कैपिटल, और यहां लिख दो तथ्य, यहां लिख दो फैक्ट्स। ठीक है, ये 3 भागों में बांट दीजिए आप। एक तरफ लिख दीजिए कंट्री, एक तरफ कैपिटल और एक तरफ तथ्य अर्थात फैक्ट। इस तरह से ये 3 भागों में बटेगा। अब जितनी भी एंट्री मैं करूंगा तो मैं तो सामान्य लिखूंगा, लेकिन आप इस तरह से एंट्री करते जाना अपनी कॉपी में, इस तरह से आप एंट्री करते जाना जो भी हिस्सा हम पढ़ेंगे। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 90% क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी क्षेत्र से बनते हैं। तो अब जो हिस्सा आप पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करें। शुरू कहां से करेंगे? हम फ्रेंच गुआना से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वहीं से हमने पढ़ना शुरू किया था। अब ध्यान देंगे आप लोग, हम फ्रेंच गुआना से ही पढ़ना शुरू करेंगे, वहीं से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो अब मैं ये अलग कर रहा हूं दोस्तों। अब आप अपने, चलो एक एंट्री करा देता हूं। तो सबसे पहला देश जो आप यहां लिखेंगे वो है फ्रेंच गुआना। आप पूरा लिखिएगा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं। दूसरा, इसकी राजधानी क्या है? आ जाओ भैया, मैप में आ जाओ कैपिटल देखने के लिए। ये देखो फ्रेंच गुआना है, थोड़ा जूम कर दिया हमने हिस्से को। ठीक है, फ्रेंच गुआना है। इसकी जो राजधानी है इसका नाम है केयन। क्या है इसकी राजधानी का नाम? केयन। इंग्लिश में स्पेलिंग याद रखना, CAYENNE।
हिंदी में सिंपल है, हिंदी में आप क्या लिख दीजिए, हिंदी में सर केयन। इसकी राजधानी क्या है, केयन। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन है। और अगर ध्यान से देखो, राजधानियों के बारे में हमेशा दो बातें देखा करो, राजधानी तट पर बनी हुई है या फिर आंतरिक भाग में बनी हुई है। तो अगर आप केयन की लोकेशन देखोगे तो केयन तट पर बनी हुई है, किसके, अटलांटिक महासागर के तट पर बनी हुई है, अटलांटिक ओशियन के कोस्ट पर बनी हुई है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा बनेगा कि फ्रेंच गुयाना, जो कि फ्रांस की एक टेरिटरी है, इसकी राजधानी केयन है। यह एक तटीय राजधानी है जो अपनी सीमा अटलांटिक महासागर से साझा करती है। फ्रेंच गुयाना ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस, कैपिटल केयन, विच इज अ कोस्टल कैपिटल एसोसिएटेड विद द अटलांटिक ओशियन। क्लियर है। अब दूसरी बात, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझें कि ये जो इलाका है, यहां पर एक जगह है दोस्तों, यहां पर एक जगह है और इस जगह को कहा जाता है कोरू। क्या कहा जाता है, कोरू कहा जाता है। इस जगह को क्या कहा जाता है, कोरू कहा जाता है। फ्रेंच गुयाना में यहां पर एक जगह है कोरू। और ये किस लिए फेमस है, यहां से दोस्तों हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, यहां पर स्पेस स्टेशन। और ये अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि भारत का रॉकेट एरियन 5 के द्वारा कोरू से लॉन्च किया गया या फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बार मैप में कि किस तरह दिखाई देता है। तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये है दोस्तों केयन, इसकी राजधानी केयन, और ये देखिए ये है कोरू। और ये जो कोरू आप देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है कोरू। कोरू से अक्सर आपने सुना होगा कि एरियन 5 के द्वारा या किसी भी रॉकेट के द्वारा हमारी स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये फ्रांस के अधिकार में आता है कोरू, यही आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एरियन नाम के रॉकेट यहां से बहुत ज्यादा निकाले जाते हैं, ये आपको। अब सवाल ये आता है कि सर कोरू से इतने ज्यादा स्पेस क्यों, यहां पर ये क्यों इतनी अच्छी जगह है, इसे स्पेस पोर्ट कहा जाता है, इसे यूरोप का स्पेस पोर्ट कहा जाता है कोरू को। सर ऐसा क्या है यहां पर, क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि ये जिस जगह पर है, तो ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर कोरू बना हुआ। क्या बना हुआ है, कोरू बना हुआ है। तो सबसे पहली बात, यहां पर खुला रहता है मौसम। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में चक्रवात की परिस्थितियां नहीं बनती हैं, तो यहां खुला मौसम रहता है। खुला मौसम रहेगा तो लॉन्च करना आसान होगा। दूसरी बात, जितना आप इक्वेटर के पास रहेंगे, तो जब आप साइंस टेक पढ़ेंगे तो वहां सर आपको पढ़ाएंगे साइंस टेक में कि जब आप भूमध्य रेखा के पास होते हैं तो आपको एक थ्रस्ट मिलता है, स्पीड में बूस्ट मिलता है आपको। तो ये दो चीजें होती हैं, इसीलिए आप देखना अधिकांश जो स्पेस स्टेशन होते हैं, रॉकेट लॉन्च जो स्टेशन होते हैं, वो भूमध्य रेखा के पास होते हैं। भारत का रॉकेट लॉन्च सेंटर सतीश धवन है, वो भी आप देखें तो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है कि बहुत दूरी पर हो इक्वेटर से। क्लियर। तो ये चीज देखी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया जो आप फ्रेंच गुयाना के बारे में याद रखेंगे कि भैया यहां पर क्या है, इसकी राजधानी तो याद होगी सर हमें, साथ ही साथ हमें याद रखना है कि कोरू, यहां पर क्या है सर, यहां पर है कोरू। स्पेस लॉन्च स्टेशन, याद रहेगा? चलो भैया याद रहेगा, यस और नो में जवाब दो। ऑल गुड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोरू, यस और नो लिख लिया आपने यहां पर। स्पेस पोर्ट ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, यूरोप का स्पेस पोर्ट। ठीक है, स्पेस पोर्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का स्पेस पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ध्यान दें यहां पर, ये हो गया सर, ये हो गया
अब अगले मसले पर आते हैं। जैसे ही आप थोड़ा और आगे आएंगे, जैसे ही आप थोड़ा और आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पर रॉकेट लॉन्च हो गया, ये रॉकेट लॉन्च करा दिया हमने यहाँ पे। इसके बाजू में कौन सा देश है सर? इसके बाजू में आपने पढ़ाया था कि ये सूरीनाम है सर। कौन सा नाम? सूरीनाम। कौन सा नाम है दोस्तों? सूरीनाम। और सूरीनाम की राजधानी है परामरीबो। क्या राजधानी है सर? सूरीनाम की कैपिटल क्या है? सूरीनाम, इसकी राजधानी है परामरीबो। परामरीबो। सर इसके बारे में खास बात क्या है? इसको पहले आप देखो। अगर आप परामरीबो को देखोगे तो ये भी एक तटीय राजधानी है, ये भी एक कोस्टल कैपिटल है। जिस तरीके से केयन अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, ठीक उसी तरह जो परामरीबो है वो भी अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। इसकी विशेष बात यह है कि यह एक नदी बंदरगाह है। इस मतलब एक ऐसा बंदरगाह है जिसके बाजू से एक नदी होकर के बहती है। माफ कीजिए, ये एक बंदरगाह है दोस्तों। ये क्या है? ये जो परामरीबो आप देख रहे हैं, परामरीबो एक बंदरगाह है, ये एक पोर्ट है। और इसी बंदरगाह के बाजू से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सूरीनाम नदी। बस इतना ही याद रखना है और सूरीनाम के बारे में कुछ याद मत रखना। सूरीनाम, इसकी राजधानी क्या है? परामरीबो। परामरीबो एक बंदरगाह है जिसके पूर्व में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सूरीनाम। देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, एक बार मैं आपको इसमें दिखाता हूं सारी चीजें। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये है परामरीबो, ये है परामरीबो पूरा इलाका। देख रहे हैं, तट देख रहे हैं इसका। और ये देखो एक नदी है यहाँ, ये जो नदी आप देख रहे हो ना, इस नदी का नाम है सूरीनाम। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये भी क्लियर हो गया। अब सूरीनाम के बाद अगला जो देश आपको देखना है, अगली कंट्री जिस पर आपको फोकस करना है, ये है दोस्तों गुआना। कौन सा है? गुआना। गुआना देश पर फोकस करेंगे। देखो ये देखिए, ये है गुआना। आप जान रहे हैं ऑलरेडी गुआना। ओके, पूछूंगा मैं आपसे 3-4 कैपिटल का, सारी कैपिटल रिवाइज। गुआना की राजधानी क्या है? देख लो एक बार ध्यान से। सर गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। दिख रहा होगा आपको, ठीक है, गुआना। अगला देश कौन सा हो गया सर? गुआना। गुआना की राजधानी क्या है? तो गुआना की सर कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। अगर मैं आपसे पूछूं ये आंतरिक राजधानी है या तटीय राजधानी है, इनर कैपिटल है या कोस्टल कैपिटल है? सर ये तो कोस्टल कैपिटल है। सर ये तो तटीय राजधानी है। दिख रहा है कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है दोस्तों? सर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे। तो जॉर्ज टाउन जो है दोस्तों, यहां पर भी एक नदी बहती है, यहां पर भी एक रिवर बहती है और उस नदी का नाम है डोमेरारो। कौन सी नदी है? डेमेरारा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? डेमेरारा नदी। डेमेरारा नदी यहां से बहती है और इस शहर को कहा जाता है गार्डन सिटी ऑफ कैरेबियन। गार्डन सिटी ऑफ कैरेबियन। क्या नाम दिया जाता है? गार्डन सिटी ऑफ कैरेबियन। अब देखो ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, इस मैप में एक बार ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये कौन सी जगह है? ये है जॉर्ज टाउन। देख पा रहे हैं आप लोग? जॉर्ज टाउन। यहां देखो, यहां से एक नदी जा रही है और ये जो नदी है ये है डेमेरारा नदी। कौन सी नदी है? डेमेरारा नदी। और यही गुआना में एक और बहुत फेमस नदी बहती है और इस नदी का नाम है एसे क्यूबो नदी। क्या नाम है? एसे क्यूबो नदी। अभी ये याद मत रखना, अभी सिर्फ जॉर्ज टाउन याद रखना। और जॉर्ज टाउन को हमने क्या कहा? क्योंकि ये कैरिबियन सी से जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है गार्डन सिटी ऑफ कैरेबिया। क्या कहा जाता है? गार्डन सिटी ऑफ कैरेबिया कहा जाता है। चलो एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीजों को, एक बार ध्यान से देखते हैं जितनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ध्यान देना एक बार एक एक चीज पर। ओके, सबसे पहले फ्रेंच गुएना की राजधानी केयन।
सर क्यों फेमस है फ्रेंच गुयाना? सर यहाँ पर कोरू नाम की एक जगह है जहां से स्पेस के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। दूसरा देश सूरीनाम। सर सूरीनाम की राजधानी परामरीबो। सर परामरीबो बंदरगाह है जहां पर एक नदी बहती है सूरीनाम। तीसरा देश कौन सा है दोस्तों? गुआना। तीसरा देश कौन सा है? गुआना। सर गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन क्यों फेमस है? सर यहाँ पर एक बंदरगाह है और जॉर्ज टाउन के बाजू से ही एक नदी बहती है, डेमेरारे नदी, और इसी को हम गार्डन सिटी ऑफ कैरिबिया कहते हैं। हम कैरिबियन का गार्डन शहर के नाम से जानते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं गुआना के बारे में, पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर कैथोलिक ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन गुआना एक ऐसा देश है जहां प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, प्रोटेस्टेंट प्रकार के ईसाई धर्म का पालन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगले देश पर आ जाइए, अगली कंट्री पर आ जाइए। अगला जो देश यहां पर आप देख रहे हो, इस देश का नाम है वेनेजुएला। कौन सा देश है दोस्तों? इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। और अभी भी हम कहां पर हैं? सर पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में। कौन से महासागर में है? सर अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। केयन भी अटलांटिक महासागर में, परामरीबो भी अटलांटिक महासागर में, जॉर्ज टाउन भी अटलांटिक महासागर। अब ध्यान दो वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। क्या है इसकी राजधानी? काराकस। और ध्यान दो यहां पर वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। तो पहला पॉइंट जो आप वेनेजुएला के बारे में लिखेंगे, वेनेजुएला, आप टेबल में लिखना भी है सारी चीजें। ओके, पहला पॉइंट क्या आएगा? राजधानी, कैपिटल। क्या है इसकी राजधानी? काराकस। इसकी राजधानी है काराकस। ओके, काराकस कैपिटल है। क्या यह एक तटीय राजधानी है? बिल्कुल सर, ये एक कोस्टल कैपिटल है, यह एक तटीय राजधानी। ठीक है, ये एक कोस्टल कैपिटल है। एक सेकेंड देना यार। ओके, ध्यान देंगे यहां पर कराकस। कौन सी यहां पर कैपिटल है इसकी? कराकस। और यह कैसी राजधानी है? यह एक तटीय राजधानी है, यह एक कोस्टल कैपिटल है। दूसरी बात ध्यान रखो, वेनेजुएला किस चीज के लिए दुनिया में जाना जाता है? तो वेनेजुएला दुनिया का सर्वाधिक, ध्यान रखना इस बात का, वेनेजुएला दुनिया का सर्वाधिक तेल भंडार वाला देश है। तेल भंडार वाला देश। इंग्लिश में यहां पर लिखना लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से, ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, यहां पर तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अब किस क्षेत्र में है ये भी देखो, यहां से 3-4 पॉइंट निकलेंगे। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहां एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम है मराकाइबो झील। कौन सी झील है? मराकाइबो झील। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में तेल पाया जाता है। तो तेल अगर यहां पर ज्यादा मिल रहा है तो यहीं से इसका निर्यात भी होगा, यहीं से एक्सपोर्ट भी होगा। तो यहां पर एक शहर है, आप ध्यान से देखना, अपने एटलस में बहुत अच्छे से देखना, यहां पर दोस्तों एक शहर है और इस शहर का नाम है मराकाइबो। इस शहर का नाम क्या है? शहर का नाम है मराकाइबो। तो दोस्तों ये जो मराकाइबो शहर है, मराकाइबो शहर, इसे कहा जाता है ऑयल पोर्ट। देखें यूपी वाले दोस्त, आप जानते हैं आपको एग्जाम में ये पूछा गया था। इसे ऑयल पोर्ट कहा जाता है, इसे ऑयल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, मराकाइबो पोर्ट। और यहीं पर कौन सी झील है? मराकाइबो झील है। दूसरी बात दोस्तों, दुनिया में पूरी दुनिया में 13 ऐसे देश हैं जो बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन करते हैं। तो 13 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है जिसे ओपेक कहते हैं। तो ये ओपेक का भी सदस्य है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप ओपेक के बारे में पढ़ के आएंगे। मैं 3-4 बातें आपको बता देता हूं कि ओपेक जो है वो
13 देशों का एक संगठन है जो कि पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। ओपेक इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। और जो वेनेजुएला है वो ओपेक का एक सदस्य है, ओपेक का एक कंट्री मेंबर है। तो देखिए भैया, ऑयल की बात हो गई, तो वेनेजुएला किस चीज के लिए जाना जाएगा? सर ऑयल के लिए जाना जाएगा। इसे हम ऑयल के लिए याद रखेंगे। लेकिन सिर्फ ऑयल नहीं है यहाँ पर, ये एक और चीज के लिए जाना जाता है। यहां दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है दोस्तों यहां पर। हाईएस्ट वाटरफॉल 900 कुछ मीटर की तो ऊंचाई है इसकी, 979 ऐसा कुछ मीटर है, और इसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात सर किस नदी पर है? तो एक नदी है चूरण, ठीक है, चूरण नाम की एक नदी है दोस्तों। चूरण नाम की एक नदी है जो कि कोरोनी नदी की सहायक है, जो कि ओरिनोको नदी की सहायक। ये नदियां हैं। नदी कौन सी है? तो नदी है बेसिकली चूरण नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चूरण। चूरण किसकी सहायक है? करोनी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? करोनी। इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि एक नदी है चूरण नदी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये जाकर के मिल जाती है करोनी नदी में, और करोनी नदी जाकर के किस में मिल जाती है? ओरिनोको नदी में, ठीक है। और चूरण नदी पर ही क्या बना हुआ है? सर चूरण नदी पर ही स्थित है एंजल जलप्रपात। सर यहीं पर है एंजल जलप्रपात, एंजल वाटर। क्लियर है? यहीं पर क्या स्थित है? एंजल जलप्रपात, एंजल वाटरफॉल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। नदी याद रखना चूरण नदी है, करोनी की सहायक। करोनी किसकी सहायक? ओरिनोको की सहायक, ठीक है। किसकी सहायक? ओरिनोको की सहायक। तो ये दोस्तों वेनेजुएला के इंपॉर्टेंट याद रखना इन सभी फैक्ट को। एक तो तेल वाला तथ्य याद रखना, और दूसरा वाटरफॉल याद रखना। यहां पर है वाटरफॉल इस इलाके में, ठीक है। वाटरफॉल। बताओ यहां तक क्लियर है सारा मसला? यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? ऑल गुड? बताइए, सारी बातें क्लियर हैं? ओके, पीपीटी वगैरह समझ में आ रही है? मैंने बना दिया है सारी चीज़ों को। देखो मैंने ऑयल बना दिया है, वाटरफॉल बना दिया, सब कुछ बना दिया है, ठीक है। चलिए ओके, तो अब मुझे लगता है कि स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है मैंने। ओके, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है। मुझे लगता नहीं कि इस स्पीड से समस्या होगी, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना है चीज़ों को, ताकि हम आने वाले जितनी हमें क्लासेस दी गई हैं उतनी क्लासेस में हम अपने सिलेबस को पूरा कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं, यस और नो? क्योंकि अब हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास दोस्तों, थैंक यू।